नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा करने जा रहे हैं। देवरिया से दिल्ली तक राहुल गांधी किसान यात्रा पर हैं, उत्तर प्रदेश को मथ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की इस किसान यात्रा में कुछ भक्तिमय तस्वीरें भी आपको पिछले काफी दिनों से देखने को मिल रही हैं। राहुल गांधी का ये सियासी तीर्थाटन बहुत लंबे समय से चल रहा है और उनको लगता है कि इस तरह के तीर्थ करने से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तर जाएगी या वैतरणी पार कर लेगी चुनाव की। राहुल गांधी रास्ते में पड़ने वाले कोई भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, दरगाह कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। हर ऊंचे स्थान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से कुछ हाथ लग जाए, कोई ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तकदीर बदल जाए। तो राहुल गांधी किसान यात्रा भक्तिमय हो गई है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से अपनी छवि को बदलने के लिए बेताब हैं और कांग्रेस के ऊपर माइनॉरिटीज को प्रमोट करने के जो आरोप लगातार लग रहे हैं समाज की तरफ से, राहुल गांधी को बदलने के लिए बहुत बेताब है। ये किसान यात्रा के पीछे मकसद यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इसमें कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि अपनी एक लार्जर छवि बनाने के लिए कि समाज के सभी वर्गों के साथ राहुल गांधी हैं, ये दिखाने की एक कोशिश है। शायद इसी वजह से कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर, कोई गुरुद्वारा का रास्ते में छूट गई। इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। आज चार महत्वपूर्ण मेहमान इस डिबेट में मेरे साथ आज शिरकत कर रहे हैं। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। जूही सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और नवनियुक्त प्रवक्ता। जूही जी को बधाई भी कि नई प्रवक्ता नामित हुई हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। मेरे साथ रतन मनी लाल जी हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के और बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। सुरेंद्र, मैं तो हैरान हूं कि राहुल गांधी आखिर किस तरह की छवि अपनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी जगह वो छोड़ नहीं रहे हैं। एक चीज मैं जोड़ना भूल गया कि वो आज लखनऊ में इस्लामिक एजुकेशन के रिसर्च के सबसे बड़े सेंटर नदवा भी गए थे। तो ये सब क्या हो रहा है आपके यहाँ और कहाँ कहाँ जाएंगे राहुल? ब्रजेश जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूं और धन्यवाद दूं कि ईटीवी आज की डेट में उत्तर प्रदेश में सबको पीछे छोड़ करके 62% लिए हुए सबसे आगे है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बधाई के पात्र हैं, ब्रजेश मिश्रा बधाई के पात्र हैं, पूरी टीम बधाई की पात्र, पूरी टीम बधाई की पात्र है। दूसरी बधाई जूही जी को है कि इनको प्रवक्ता नियुक्त किया गया। अब मैं अपनी बात पे आऊं तो भारत की संस्कृति क्या है ब्रजेश जी? भारत की संस्कृति में सर्वधर्म समभाव और जिसका भी जहां भी धर्म स्थल पड़े वहां पर मत्था टेका जाता है या नहीं टेका जाते। अगर नहीं टेका जाता तो जो जवाब आपका वो जवाब हमारा। भारत की संस्कृति को अगर सही तरीके से कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी को ये ज्ञान अचानक से कैसे मिला? अब तक राहुल आते थे तो कहीं नहीं जाते थे, तब भी ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, दरगाह सब कुछ पहले भी था। अब तक राहुल को तो इसमें कुछ दिखता नहीं था। बिल्कुल आपने सही तो अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो मेरे पास लॉजिक है उसका। मैं आपके लॉजिक से सहमत होते हुए बात कर रहा हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको याद हो कि इससे पहले राहुल गांधी जी ने लगातार 40 दिन की यात्रा सड़क से कब की, कोई आदमी मुझे बताए। कब नरेंद्र मोदी जी ने 40 दिन की यात्रा सड़क से की, कोई आदमी हमें बताए। जब आप पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं और सिर्फ रैली संबोधित करने जाते हैं, इस बार तो कोई इस तरीके की बात नहीं हो पाती। इस बार 40 दिन लगातार राहुल गांधी मेहनत नहीं कर रहे होते तो उनके अब तक की यात्रा में ये 5वीं डिबेट है कांग्रेस में। बिल्कुल मैंने कहा ना कि आप बधाई के उपलब्धि मानिए। मैं सहमत हूं, चर्चा में है, भले ही कुछ मिले या न मिले। मैं सहमत हूं और मैं धन्यवाद मिले न मिले, मैं सहमत हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ब्रजेश जी को। ये 5वीं चर्चा है और आगे भी ऐसी चर्चाएं होती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यहां पर मैं आपको बताऊं कि अगर वो मत्था टेक रहे हैं किसान यात्रा के बीच में सारे धर्म स्थलों पर, तो मुझे लगता है कि किसानों की जो बदहाली है उसको खुशहाली में परिवर्तित करने के लिए, किसानों का कर्ज माफ कराने के लिए, बिजली हाफ कराने के लिए और उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो बदहाली हो गई है उसकी खुशहाली लाने के लिए राहुल जी मत्था टेक। जूही सिंह जी, क्या राहुल गांधी अपनी छवि को बदलने के लिए बेताब हैं? और ये जिस तरह से वो धार्मिक तीर्थाटन पे निकले हुए हैं, कोई जगह उनसे छूट नहीं रही है। उत्तर प्रदेश मेहमानों का सम्मान करता है। वो कुछ दिन के लिए यहाँ आए हैं, मेहमान है, उत्तर प्रदेश उनको सम्मान दे रहा है और
फिर वो वापस चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश किसी के लिए एक संसाधन नहीं बन सकता है, रास्ता कुछ और अचीव करने के लिए। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व तो वो कर नहीं रहे हैं, वो आए हैं यहाँ पर पहली बार उत्तर प्रदेश को समझने, समझ लें, और उत्तर प्रदेश भी नमस्कार करता है उनको। लेकिन ये जो धार्मिक यात्रा भी वो साथ साथ कर रहे हैं, मैं इसको तीर्थाटन का नाम देता हूं। बिल्कुल तीर्थाटन का नाम दें, और आशीर्वाद वो सब जगह से ले रहे हैं। अच्छा है, अभी नए हैं, शायद सांसद होके ये जो नए क्या वो कर रहे हैं, शुभकामना देंगे उनको, बिल्कुल शुभकामना देंगे। हमें बाहर वालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, उनको चाहिए भी नहीं, उनको मिले भी नहीं, बाहर वालों से हमको क्या। ये तो भाजपा की स्वामी प्रसाद मौर्य जो अंदर के हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें जब भीड़ नहीं जुटी तो उनको सोचने की बात है। उनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, राहुल गांधी घूम रहे हैं, उनको घूमने। रतन मणिलाल जी, जो कुछ कांग्रेस में चल रहा है और जिस तरह से राहुल गांधी बहुत एग्रेसिव होके, सुरेंद्र ने ठीक बात भी कही, कल भी मैंने ये बात कही थी कि राहुल गांधी को सड़क पर उतरकर इतनी लंबी राजनीति और इतना संघर्ष करते शायद पहली बार देखा जा रहा था। क्या ये छवि बदलने की छटपटाहट है? और ये जो तीर्थाटन कर रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, जिसको आप कह रहे हैं कि वो एग्रेसिव हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं वो कांग्रेस की और कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उन सबकी इनसिक्योरिटी सामने आ रही है। आपको भी याद होगा, हमें भी याद है कि कांग्रेस के इसके पहले के चुनाव हुए हों, चाहे विधानसभा के चुनाव हुए हों, उन सारे चुनाव में कांग्रेस जो अपनी छवि पेश करती थी वो ऐसी थी कि जैसे किसी धर्म से उनको मतलब नहीं है, किसी धार्मिक बातचीत से मतलब नहीं है, किसी श्रद्धा से मतलब नहीं है, और वो अपने आप को एक बिल्कुल ही अलग तरीके के सेकुलर, वो एलियंस जैसा कुछ बिहेव जी हाँ, बिल्कुल दिखाते थे कि मंगल ग्रह के प्राणी। बिल्कुल बिल्कुल, और उनको यहाँ की जो श्रद्धा है, यहाँ के जो रीति रिवाज है, उनसे कोई मतलब नहीं, बस वो आए हैं। और चूंकि वो सारे धर्मों को या तो बिल्कुल ही नहीं मानते हैं या उनको किसी तरह का फर्क पता ही नहीं किसी धर्म के रीति रिवाज और स्थानों में, इस तरह से वोट की डिमांड करते थे। तो ये उनकी एग्रेसिवनेस है या उनकी इनसिक्योरिटी है, ये तो मैं समझता हूँ कि जो लोग उनकी भीड़ में थे, जिन लोगों ने उनकी यात्रा को करीब से देखा है, वो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि जिस तरह से वो लखनऊ के रास्तों से गुजरे और जिस तरह से वो चर्च और गुरुद्वारा और मंदिर और मस्जिद सब जगह, मैं इसका इम्पैक्ट लेवल आपके साथ असेस करना चाहता हूं कि राहुल गांधी का जो ये पूरा टूर प्रोग्राम है, बाई रोड है, और राहुल जैसे कद के नेता लगातार उस यात्रा में साथ चल रहे हों, बिल्कुल, तो मैं इसका इम्पैक्ट लेवल असेसमेंट करना चाहता हूं कि पॉलिटिकली क्या कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में इस तरह की यात्रा राहुल गांधी की कामयाबी की तरफ बढ़ रही है, या फिर जहां कांग्रेस है वहीं स्थिर है? देखिए, अभी तक इसका जो इलेक्टोरल वो होना चाहिए, रिजल्ट निकलना चाहिए, वो तो अभी ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो तो मतदान के करीब आते ही दिखेगा कि क्या लोग वाकई में इनसे प्रभावित हुए थे कि नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक इनकी यात्रा को मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, जैसा कि लखनऊ में देखने को मुझे लगा। बाकी जगहों पर आपको क्या लगता है? बाकी जगहों पे, रूरल एरिया में, क्योंकि राहुल गांधी बहुत दिनों के बाद निकले थे बाहर, क्रेज है लोगों का। हाँ, तो लोगों को देखने का था कि राहुल गांधी आए हैं, कैसे दिखते हैं, करीब से दिखते हैं, बिल्कुल बीच में आ जाते हैं सब लोगों के। मोहसिन रजा जी, धार्मिक स्थल सिर्फ अब आपके पेटेंट नहीं रह गए हैं, राहुल गांधी बहुत कड़ा मुकाबला आपको दे रहे हैं और कोई जगह छूट नहीं रही है, कोई मंदिर बचा नहीं है, यहाँ तक कि कामतगिरी की परिक्रमा भी हो गई। देखिए विजय जी, जब यात्रा शुरू की थी तो वहीं से ही ये शुरू हो गए थे, अयोध्या भी गए थे, तो इस बात के लिए और जाना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अब जो कांग्रेस ने पाप किए हैं उसके लिए मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे में जाना ही पड़ेगा। उन पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? जनता के सामने भी होगा। ये पाप का प्रायश्चित करने निकले हैं, ये प्रायश्चित करने निकले, और सुरेंद्र गेट रेडी राजनीति करने के लिए जो कर रहे हैं, जो सड़कों पर निकलकर जो यात्रा कर रहे हैं, ये राजनीति है, वो पापों का प्रायश्चित है। लिहाजा लगता जो नहीं दो कि चीजों को आप ज्यादा कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पेट में क्यों दर्द है? अगर कहीं जाए राहुल, मैंने सड़क पर कहा कि जाना चाहिए, तो आप ये क्यों कह रहे हैं पाप किया? अगर हम जा रहे थे तो हमको तो सांप्रदायिक बता दिया, आज वहां खुद जा रहे हैं तो कौन सी आस्था से जा रहे हैं? पापों का प्रायश्चित तो करने जा रहे हैं, और क्या कहा जाएगा इसको? बहुत देर में निकले तो बहुत पहले करना चाहिए था। ऑलराइट सुरेंद्र जी, ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, मुझे ये लोग नाराज क्यों हैं आपसे इतना? चूंकि भारत की संस्कृति के जो वाहक लोग हैं आज की डेट नहीं, वो तो इनके पास पेटेंट है, आपके पास नहीं। अगर इनके पास गाली, मतलब इन्हीं लोग के पास, इनके पास पाप पुण्य गाली गलौच, आज की डेट में एक पोस्टर भी लगाया ब्रजेश जी इन लोगों ने। हाँ, वो लगाया। मुझे आश्चर्य नहीं है मोहसिन रजा साहब की बात पर कि मोहसिन रजा साहब ने कहा कि जो पाप किए हैं, तो मोदी जी ने जो पाप किए हैं वो कब यात्रा धार्मिक करेंगे? जरा ये भी बतावे। एक बात
2002 के दंगों के बाद की। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पप्पू को पोगो दिखाने की बात करते हुए क्या इन लोगों का यही सांस्कृतिक एकात्म है इनका? हम लोग क्या इस बात को कहें कि फेंकू लोटपोट देखें, लोटपोट का चैनल फेंकू देखें जो पूरी दुनिया में फेंक रहे हैं? किस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है आज की डेट में? आप ऐसे पोस्टरों को नोटिस में क्यों लेते हैं? ये आप क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसे पोस्टर लगाती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का अनुषांगिक संगठन इस तरीके के लोअर ग्रेड की राजनीति कर रहा है। साक्षी जैसे लोगों को प्रमोट कर रहा है, साध्वी जैसे लोगों को प्रमोट कर रहा है, राम जादे और पता नहीं कौन कौन से ज्यादा लोगों को प्रमोट कर रहा है और भारत की संस्कृति के ध्वजवाह के। हमें शर्म आती है इस बात को। 17 जवानों के सर कटे हुए हैं और आज की डेट में ये पोगो दिखा रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है? मैं आपको बताऊं, आप ये बात कर रहे हैं कि पाप और पुण्य की। गुजरात के दंगों से बड़ा मैसेकर कोई हुआ था क्या? मोदी जी कब धार्मिक यात्रा करेंगे ये बताएं। ऑलराइट जूही सिंह जी, सारी पार्टियां मैं देख रहा हूं कमोवेश, चाहे वो बीएसपी हो, 25 सितंबर से सतीश चंद्र मिश्रा बड़ी ब्राह्मण रैली करने निकल रहे हैं। बीएसपी की तरफ से मायावती ने 4 बड़ी रैलियां कर दी। 9 अक्टूबर को मेगा रैली है। बीजेपी की भी यात्राएं शुरू हुई, कांग्रेस भी मैदान में है। आप लोग को कुछ फुर्सत मिली आपस की जो मतभेद थे, तो आप लोग कब से शुरू करेंगे? सरकार है, हम काम कर रहे हैं। और एक बात मैं जरूर कहूंगी ब्रजेश जी की यहाँ लखनऊ में चुनाव हुआ था तो एक बूगी के एक्टर थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था। तो मैंने उसको फॉलो किया। हाँ, जावेद। तो लोग कहते थे अरे ये बूगी एक्टर, इसको छू लें। तो जो बात आपने कही कि बहुत दिनों बाद कोई निकलता है तो लोग देखने चले आते हैं, उसका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे क्या असर होगा ये तो बाद में पता लगेगा। बाकी हम अपने काम को लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं। 6 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली है, फिर मुख्यमंत्री जी निकलेंगे। संगठन पे काम हो ही रहा है तो काम लगातार चलता रहेगा और जनादेश लेंगे। और बाकी राहुल गांधी को सीरियसली वो कंफ्यूज लगते हैं। जैसे अभी कहेंगे कि हम कर्जा माफ करा देंगे, पार्लियामेंट में उठाएंगे, फिर कहेंगे कि हमें वहां की सरकार बना दीजिए, तब हम यहाँ की सरकार में कुछ काम करेंगे। आप लोग उनसे क्यों नाराज हो? किसी रैली में आपकी बुराई तो नहीं करते? नहीं, उनका सारा फोकस तो केंद्र पर है। हम तो उनको समझा रहे हैं विजय जी की आपकी तो दोस्ती होनी चाहिए उनसे। बिल्कुल, उनका हम पूरा आदर करते हैं, लेकिन जब मिले हुए हैं आप लोग। जूही जी की समस्या ये है कि परिवार से नहीं निकल पा रहे हैं। ये कहें तो क्या? रतन मणिलाल भी परिवार ही है, राहुल गांधी जी भी एक लोकतांत्रिक। रतन मणिलाल जी, समाजवादी पार्टी की क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों इस तरह से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह एग्रेसिव होके, उनकी तो सरकार भी है, उसके बावजूद वो जनता तक अपनी बात को उतने प्रभावशाली तरीके से क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? उनकी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो प्रॉब्लम है वो तो पिछले 15 दिनों में सबके सामने सिर्फ वही प्रॉब्लम है? नहीं, वही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 15 दिनों में जो कुछ हुआ वो जो एक सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स थी उसके अंत में वो आप समझ लीजिए कि उसका एक तरह से वो क्लाइमैक्स था। हुआ ये है कि पार्टी की जो सरकार पिछले 4.5 साल चली है उसमें तमाम सारे लोगों को ऐसा लगता था कि एक सरकार है, एक मुख्यमंत्री है, जिससे जो हम कहेंगे वो काम होगा, पार्टी में बात पहुंचेगी तो भी काम हो सकता है वगैरह वगैरह। तो जो असंतोष पार्टी को लेकर था और जो सरकार को लेकर था, खासतौर पे लॉ एंड ऑर्डर को लेके, सरकारी दफ्तरों में काम न होने को लेके, तमाम सारी स्कीमों का अनाउंसमेंट है उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेके, तो उन सारी चीज़ों को लोगों को अब समझ आ रहे हैं कि अच्छा ये इसलिए था क्योंकि पार्टी के अंदर ऐसे कैंप्स बने हुए थे, इसलिए हम इनसे कहते थे तो काम नहीं होता था और इनसे कहते थे तो काम उल्टा हो जाता था वगैरह वगैरह। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को जो डैमेज कंट्रोल करना है वो मैं समझता हूँ बहुत ही एक कठिन और बहुत बड़ा चैलेंज है। राहुल ने समाजवादी पार्टी की सरकार को स्पेयर क्यों करके? बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जी, प्री पोल अलायंस की या पोस्ट पोल अलायंस? जी देखिए, मुझे लगता है क्योंकि स्पेस दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। जी जी, मुझे और इनका आपस का थोड़ा डीएनए भी मैच करता है। बिल्कुल मैच करता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही पार्टीज के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो ये दिखाने की कोशिश करें कि उनका टारगेट केवल एक है और वो है भारतीय जनता पार्टी। और अगर वो ऐसा दिखाएंगे तो वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जिस तरह का भी एक असंतोष है या जनमत तैयार हो रहा है उसको आपस में शेयर करने की कोशिश अभी से कर सकते हैं और आगे चल के वो पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस में भी बदल सकती है। ये मैं स्पष्ट। मोहसिन रजा, आपको क्या लगता है कि मुकाबला आपका किससे हो पाएगा? जिस तरह से कांग्रेस एग्रेसिव होके सड़कों पर उतरी है और राहुल गांधी को अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ी सियासी भूल कर रहे हैं आप। ब्रजेश, कांग्रेस के बारे में आप चर्चा करते हैं, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ वो ऐसा कर देते हैं कि आप चर्चा करते हैं तो हम लोग बैठ जाते हैं, वरना कोई चर्चा का विषय है नहीं कांग्रेस उत्तर प्रदेश। स्टूडियो से बाहर ये नहीं है।
लेकिन दूसरी बात मैं यहाँ क्या स्टूडियो से बाहर नहीं है ये लोग? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रही है उत्तर प्रदेश में, ये बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि आप दोनों का जिस तरह का तालमेल हो, जैसा सर कह रहे हैं अभी, जैसा उन्होंने बात कही, मैं उसे ही जा रहा हूं कि दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ इंतजार कर रहे हैं कुछ ऐसा कमोवेश बन जाए। तो लेकिन ये जमीन जो तैयार हो रही है, ये समाजवादी पार्टी की तैयार कर रहे हैं जमीन राहुल गांधी जी, और जिस तरह की सियासत वो कर रहे हैं और जो प्रलोभन दे रही है कांग्रेस, तो मुझे तो केजरीवाल याद आ रहे हैं दिल्ली के, कि प्रलोभन देकर आप भी अब आने लगे मैदान में कि ये हाफ, वो पूरा, और ये कम, ये कम। तो क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बी टीम है? बिल्कुल भी टीम है, कतई भी टीम है, और जिस तरह का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं वो, उससे ये साफ मिल रहा है। आप सब जानते हैं, अब मैं कह रहा हूं तो आपको पता है, लेकिन सच्चाई यही है। मुझे नहीं पता, आप ज्ञान बढ़ाइए सबका। पार्टी की भी टीम है ब्रजेश जी, और कांग्रेस काम ही कर रही है समाजवादी पार्टी के लिए। 10 साल रहे साथ में, तो दोस्ताना तो रहेगा। अब सामने नहीं है तो अंदर तो है दोस्त। और सुरेंद्र राजपूत, ये क्यों कह रहे हैं लोग कि आप बी टीम है समाजवादी पार्टी की और पीछे से उनकी मदद कर रहे हैं? क्योंकि आपको 2019 की ज्यादा चिंता है, आपको 17 की कोई चिंता नहीं है। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समाजवादी पार्टी न लड़े तो वो बी टीम नहीं। दूसरी बात, मोहसिन रजा साहब को कांग्रेस की बात ही नहीं करनी, लेकिन अगर कहीं टेलीफोन पहुंच जाए कि साहब आपको गेस्ट के रूप में बुलाया है, तो समय से 1 घंटा पहले आकर के बैठ जाना ईटीवी के ऑफिस में, ये अपने आप में बताता है कि कांग्रेस की दिक्कत है या आपको किस चीज की दिक्कत है, मुझे नहीं मालूम। सच्चाई ये है कि हम लोग ऐसे वादे नहीं करते। आरटीआई कानून, लेकिन ये तो कहते हैं कि आप लोग स्टूडियो से आगे नहीं है। कोई इनको कहना हम इनका स्वागत करते हैं, इनकी आलोचना हमें धनात्मक ऊर्जा देती है। आप कर क्या रहे हैं जनता तो नहीं जान रही, लेकिन प्लीज अलाउ प्लीज। मोहसिन भाई 2 मिनट बस। मैं तो गुस्सा मत कीजिए। हम लोगों ने जो काम किए हैं वो किसी को बताने की जरूरत का है। राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून कौन लाया? राइट टू एजुकेशन का कानून कौन लाया? राइट टू फूड कौन लाया? मनरेगा कौन लाया? आजादी के टाइम की बात नहीं सर, पिछले 10 सालों में। और किसानों का 74,000 करोड़ का कर्ज किसने माफ किया? और लैंड एक्विजिशन में 1 मिनट प्लीज वन बाय वन मैं आपको बताऊं कि जो किसानों के 1894 का काला कानून था लैंड एक्विजिशन बिल का, अगर वो कोई किसानों के पक्ष में सही करके लाया तो राहुल गांधी और कांग्रेस प्लीज लिसन। जो काले कानून से जनता की सिर्फ इतनी सी आशा है आपसे, जनता की सिर्फ इतनी सी उम्मीद है कि आप अच्छा स्वास्थ्य दे दीजिए, अच्छी बिजली दे दीजिए, अच्छा एजुकेशन दे दीजिए, रोजगार दे दीजिए, अच्छी सड़क दे दीजिए, तो क्या अच्छा कानून व्यवस्था रख दीजिए। अगर आप ये नहीं दे पा रहे हैं आजादी के इतने वर्षों के बाद, तो हम क्या माने कि विकास किस चिड़िया को कहते हैं? ब्रजेश जी, अगर आप इसकी आरटीआई रख लीजिए, आरटीई रख लीजिए, लेकिन जितनी बातें मैंने गिनाई ये जनता को दे दीजिए। बिल्कुल, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, अगर एनआरएचएम है तो राइट टू हेल्थ है। मैं आपसे बताऊं, अगर किसी ने दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी मिल कहां रहा है लोगों को? बिल्कुल मिल रहा है। कहां मिल रहा है? अगर स्टेट गवर्नमेंट उसमें बेईमानी करे, मायावती सरकार बेईमानी करे, तो उसमें जुई सिंह जी मायावती प्लीज बन गई, लेकिन नो गुस्सा को कुछ नहीं मिला। नो गुस्सा। जुई सिंह जी, इसीलिए तो सुरेंद्र जी 2017 मत लड़िए, अब 2019 लड़िएगा, या अगला जब सेंटर और स्टेट में एक सरकार बना लीजिएगा। वैसे जुई सिंह जी, ऐसा क्यों है कांग्रेस के साथ? इनके पास प्रदेश को लेकर कोई योजना नहीं है। ये जब भी मुंह खोलते हैं सिर्फ केंद्र की बात करते हैं। और आजादी के इतने साल के बाद मैं फिर वही कह रहा हूं कि मेरे पास हमारे बच्चों के लिए ना अच्छा एजुकेशन है, ना अच्छा स्वास्थ्य है, न बिजली है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न रोजगार है, न अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। एक लाइन बोल लेने दीजिए। 27 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है कहाँ? और इससे बात नहीं बनेगी। जो योजनाएं आपके गुस्सा करने से कोई बात नहीं बनेगी। आपके गुस्सा करने से कोई बात नहीं बनेगी, जनता जानती है। जुई सिंह जी प्लीज, नो मोहसिन रजा प्लीज। कांग्रेस ने तो हम लोग को राइट टू एग्जिस्टेंस ही दे दिया है, जैसे सुरेंद्र जी बता रहे हैं। और वैसे मोहसिन भाई से मैं एक बात कहूंगी कि सेंटर ने 3 महीने से मनरेगा का पैसा दिया नहीं है उत्तर प्रदेश को, तो इसलिए पेमेंट नहीं हो रहा है, तो वो योजना भी ठप ही है। क्योंकि और 1.5 लाख करोड़ आपने कहा था, हाँ 1.5 लाख करोड़ आप और इनकी सहमति है, मैं तो कह रहा हूँ। मैं बहुत मसलों पर सहमति है, कुछ चीजें मैच करती हैं आप लोगों की। सरकार हम अपने बल पे बनाएंगे और हम इलेक्शन भी बिना किसी अलायंस के लड़ रहे हैं। बाकी आज बीजेपी के लिए चिंता का विषय है रैली देखकर मौर्य जी की कि अमित शाह जी आए और भीड़ इकट्ठा नहीं हुई, तो इस पर इनको काम करना है, हम अपना काम कर रहे हैं। ऑल राइट रतन मणिलाल जी, मैं एक चीज ये समझना चाहता हूँ कि बात भले ही हम लोग कितनी कर लें, लेकिन जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है तो हम विकास की बातें भले ही घोषणा पत्र में हो, चुनावी रैलियों में हो, भाषणों में हो, टेलीविजन स्टूडियोज में हो,
पर ऐसा सच क्यों है कि चुनाव धार्मिक आधार पर भी हो जाता है, चुनाव जाति के आधार पर भी हो जाता है? शायद यही वजह है कि इतनी महत्वपूर्ण चीजें जो जनता को मिलनी चाहिए आज तक नहीं मिल पा रही। ये जो आपने अभी एक बात कही कि हमारे यहाँ के लोगों को सिर्फ बिजली, पानी, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, इस तरह की बिल्कुल हमें रोजगार चीजें मिलनी और रोजगार, इतनी बेसिक चीजें ही मिलनी चाहिए। और तो इसके लिए ये पॉलिटिशियन आजादी के इतने साल तक परेशान कर रहे हैं जनता। जी, मुझे भी कभी कभी इस बात को, ये उत्पीड़न है जनता का, ये बात देख के और ये बात समझ हैरान होना। जब आज 2016 में इस तरह के आंकड़े आते हैं कि सड़क, बिजली, पानी, रोजगार के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, जान दे रहे हैं, सरकारी दफ्तरों में और सरकारी अधिकारियों के सामने सर पीट के रह जाते हैं और उनको ये सब नहीं मिलता। आजकल बीमारियां फैली हुई हैं, अस्पतालों में जगह नहीं मिलती, अस्पतालों से धक्के आप देख रहे हैं डेंगू, चिकनगुनिया क्या हालत है। इससे किसी को फुर्सत नहीं है कि उसको मुकाबला करे, इफेक्टिवली उसको लोगों को इलाज मिले, लोग मर रहे हैं। मुझे बहुत हैरत, पर इनको राजनीति से ही फुर्सत नहीं है। मुझे बहुत हैरत होती है कि अभी तक राज्य सरकार ने इस बात को कॉग्निजेंस ही नहीं लिया है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम भी है उत्तर प्रदेश में या राजधानी में। और मुझे तो लगता है कि अभी कुछ दिन पहले तक तो यहाँ के अस्पताल, लखनऊ जैसे मतलब राजधानी के अस्पताल इस बात को एक्नॉलेज नहीं करते थे कि कोई मौत डेंगू से हुई। लाल साहब, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे पास जो थोड़ा अनुभव है, मेरा ही मानना है कि जनता बहुत कुछ जिम्मेदार है अपनी बदहाली के लिए खुद से। बिल्कुल, इसमें उसका वोटिंग पैटर्न ही ऐसा है कि वो इन पॉलिटिशियंस का मोरल बूस्टअप करता है कि आप खूब जाति की राजनीति करिए, आप धार्मिक आधार पर राजनीति करिए, आप फुल टाइम फालतू बातें करिए और विकास को सिर्फ एजेंडा बनाइए, लेकिन अल्टीमेटली आप डिलीवर नहीं करते। इसमें तो इसके लिए तो जनता खुद जिम्मेदार है कि वो ऐसे पॉलिटिशियन चुनती क्यों है। बिल्कुल, क्योंकि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति केवल विकास की बात करके चुनाव जीत भी जाता है और अगर वो उसके बाद विकास के काम ही करे और केवल वो बिना कुछ और जाति पाति या धर्म देख के अगर काम ही कराए, तो मुझे लगता है अगला चुनाव वो जीत भी नहीं पाएगा, क्योंकि लोग कहेंगे ये तो हमारी बिरादरी। और राहुल भी जो कर रहे हैं सिंबॉलिक है, बिल्कुल मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद। अरे राहुल गांधी अस्पताल गए होते, राहुल गांधी स्कूल गए होते, यहाँ पे राहुल गांधी ने टूटी सड़कों का मुद्दा उठाया होता, राहुल गांधी ने ये बात कही होती कि बिजली नहीं आती है, रोजगार चाहिए। बिल्कुल, ये सिंबॉलिक राजनीति करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? राजधानी के थ्रू पास हुए हैं, मैं आऊंगा आपके यहाँ पे कौन कौन सी तकलीफें राजधानी की थी, क्या उन्होंने इसके बारे में बात की या यहाँ आकर भी वो 45 साल देश की सत्ता में रहने के बाद आप इस तरह का प्रदर्शन करके किसको मूर्ख बनाना चाहते हैं? यहाँ आकर भी वो केंद्र सरकार को ही वो कोस रहे हैं कि बीजेपी और मोदी जी हर चीज के लिए जिम्मेदार है। इस शहर के में जो कुछ भी उन्होंने आज देखा, क्या उसके बारे में कुछ कहा उन्होंने? देखिए, जो बातें हुई इस पर तो राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मूलभूत परेशानियां जनता की हैं और जिसमें हम सब आते हैं, हमारे परिवार भी आते हैं, तो ये पर तो जरूरत है। लेकिन वही वाली बात कि अगर हम कहेंगे तो जूही जी कहेंगे कि आपने हमारे ऊपर आरोप नहीं है। इस पर सारी पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए और दोषी देखिए पार्टी वही होगी ब्रजेश जी जिस पार्टी ने ज्यादा दिनों तक हुकूमत की है, उसकी जिम्मेदारी बनेगी। सुरेंद्र राजपूत, 20 सेकंड आपके लिए केवल देंगे क्योंकि हमारे पास वक्त खत्म हो गया, सिर्फ आप ही के लिए एक्सक्लूसिव है। मुझे अच्छा लगता कि अगर राहुल गांधी अस्पताल जाते जहां पर लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, उन स्कूलों का दौरा करते जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, उन फैक्ट्रियों में जाते जहां ताले बंद हो गए हैं, उन सड़कों पर जाते जहां बहुत गड्ढे हैं, लोग परेशान हैं, उनकी समस्या उठाते। लेकिन मैं तो देख रहा हूं राहुल गांधी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, गुरुद्वारा, दरगाह को छोड़ ही नहीं रहे हैं। आज भी आप उसी राजनीति में जनता को क्यों फंसाना चाहते हैं? वक्त बदल गया, थोड़ा आगे बढ़िए ब्रजेश जी, राजनीति का तरीका बदलिए। ब्रजेश जी, आपकी भावनाओं का सम्मान, आपकी भावनाओं को सैल्यूट, आगे ऐसे भी होगा। रही बात मंदिर, मस्जिद, गिरजेद्वारों मैं तो खूब जाइए, मेरी बात सुनिए, लेकिन हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी कीजिए। ये सम्मान का विषय है, धार्मिक आस्था का विषय है, जो रास्ते में पड़ता है। आप खूब धार्मिक तीर्थाटन करिए, मैं आपको हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, हमारी बेसिक नीड्स है उसको पूरा करिए। बहुत बड़ा विषय उठाया, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको और मैं आपके माध्यम से भी बता दूं, राहुल गांधी को भी ये सलाह देते हैं हम लोग कि वो कम से कम अस्पताल चले जाएं। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। और बिजली का मुद्दा अगर राहुल गांधी ने उठाया है तो किसानों का कर्जा माफ और बिजली हाफ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र राजपूत, जूही सिंह, रतन मनीलाल और सुरेंद्र और मोहसिन रजा, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल विषय ने बहुत विस्तार रूप ले लिया, का अभाव है हमारे पास, लेकिन आज भी ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जनता जो अपने नुमाइंदे चुनती है उसको अपने नुमाइंदे चुनते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आजादी के इतने साल के बाद जब हम अपने पड़ोस पर नजर डालते हैं तो चाइना हमसे बहुत आगे निकल चुका है। उसके बावजूद यहाँ की जनता ये समझने को तैयार नहीं है कि जिन पॉलिटिशियंस को चुनकर वो सत्ता पर बिठाती है, दरअसल वो उनको जाति और धर्म के आधार पर ही बांट कर रखते हैं। विकास की बातें सिर्फ टेलीविजन स्टूडियोज और भाषणों में होती हैं या अखबारों में होती हैं। दरअसल इसका वास्तविक रूप बहुत कम दिखाई देता है। तो इस बार जब वोट डालिए तो बहुत सोच समझ कर डालिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। रात 11:30 पर
यही बहस दोबारा से। धन्यवाद।